बेनज़ीर, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाहती थी या जवाब देना चाहती थी फ़खर के आर्गुमेंट? अलीना, फ़खर की ये बात ठीक है कि 18वीं तरमीम का जो मामला हुआ था तो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई थी, होनी चाहिए थी, काफ़ी खुफिया रखा गया था, लेकिन एक प्रोसेस के तहत चीज़ें हुई थी। ठीक है, वो प्रोसेस में आप तनकीद कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट एक तकरीबन 1 साल का प्रोसेस था। एक कमेटी बनी, उसके चेयरमैन थे रज़ा रब्बानी साहब, आवाम से सजेशंस मंगवाई गई, आप बताएं आईनी तरमीम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सब सियासी जमातों से कहा आप अपना वर्किंग पेपर जमा कराएं। 77 कमेटी की मीटिंग्स हुई, 400 घंटों से ज्यादा डिलिबरेशंस हुई। 1 साल बाद जाके आपने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और आपने असेंबली में रखा। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, एजाज की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उस दिन कामरान मुर्तजा साहब को सुन रही थी ARY पे, और वो बता रहे थे कि जो उनको आईनी तरमीम का जो भेजा गया, ड्राफ्ट भेजा गया, उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी अलीना, जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है मीडिया में, उसमें वो चीजें नहीं हैं। जैसे कि, और ये उन्होंने कहा कि हमें सुबह के 2 बजे भेजा गया ड्राफ्ट और कहा 11 बजे आके वोट कर लो, मतलब इतनी जल्दी आके बैठ के सारा वोट कर लो। जिसमें वो कहते हैं आर्टिकल 8 जो है उसके हवाले से तरमीम थी, जो फौजी अदालतों के हवाले से वो कुछ करना चाह रहे थे, मुकम्मल तौर पे फौजी अदालतों को मेरे ख्याल से एक क्लीन चिट देना चाह रही थी हुकूमत। और उसके बाद आर्टिकल 51 के हवाले से जो रिजर्व सीट का मामला है नेशनल असेंबली का, आर्टिकल 106 जो सूबाई असेंबली में रिजर्व सीट का मामला है, इन सबको भी हुकूमत तरमीम करने जा रही थी। तो हमें तो एक्चुअली पता ही नहीं है कि असल ड्राफ्ट हुकूमत का क्या था। और ऐसा हो सकता है कि अगर हुकूमत को ये रिजर्व सीट PTI की मिल गई और उनकी 2 तिहाई अक्सरियत पूरी हो गई तो वो अपना ओरिजिनल ड्राफ्ट लाके पास करा देंगे। उनके पास तो नंबर पूरे हैं, उनको ना JOIF की जरूरत पड़ेगी ना PTI की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल इस पूरे मामले को सिर्फ खुफिया नहीं, जल्दबाजी में करने की कोशिश की गई। 2 बजे एक सियासी जमात को आपने ड्राफ्ट भेजा और कहा आ जाए, 9 घंटे बाद हम वोट करने लगे हैं। तो ये कोई तरीकाकार है जिसके तहत आप आईन को तब्दील करने जा रहे हैं मुल्क के? फ़खर, देखिए अलीना, मैं तो इस बात पे कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रहा कि ये हुकूमत को हर हाल में वो करना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए, मुतल्लिका कमेटीज़ में भेजा जाना चाहिए, उनकी सजेशन, वो सारा कुछ मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ जो बेनज़ीर कह रही हैं। सिर्फ मैं ये एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि ये कभी नहीं होता इस तरह कि वो पब्लिक डिबेट पहले शुरू कर दी जाए आईनी तरमीम के ऊपर और फिर उसके बाद वो पास कराया जाए। जो एक प्रोसेस है जो पार्लियामान का, वो उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि शामिल है ना कि पब्लिक की सजेशंस, चले पब्लिक नहीं है, एटलीस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पब्लिक की मैंडेटेड पार्टीज हैं, आप ऑन बोर्ड लें। सर चले पब्लिक की नहीं, उसमें शामिल है ना कि आप एटलीस्ट जो सियासी जमातें हैं जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करती हैं असेंबली के अंदर, उनको कम से कम दिखा देते, उनकी सजेशंस लेते, कमेटी में डिस्कस हो जाता कम से कम। समझता हूँ कि जो फ़खर जो रेफरेंस दे रहे हैं 19वीं तरमीम का, 19वीं आईनी तरमीम का, मेरे ख्याल में वो भी इतना साइब रेफरेंस नहीं है, ठोस नहीं है। क्यों? देखिए उस वक्त के आप हालात देखें, उस वक्त सदर आसफ अली जरदारी थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून थी, और जो अदलिया के सरबराह थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। पार्लियामेंट जो है वो आई थी वजूद में, या इलेक्शंस जो हुए थे वो लॉयर्स मूवमेंट के एक बैकग्राउंड में, कॉन्टेक्स्ट में हुए थे, और सियासी जमातों ने आके वादा किया था कि वो जो अदलिया है, माजूल अदलिया, उसको बहाल करेंगे। और फिर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने माजूल अदलिया को बहाल नहीं किया, और फिर पूरी एक तहरीक चली। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ लाहौर से निकले, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर एक जिसे कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब में गवर्नर राज भी लगा। और फिर हमने देखा कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त जनरल कियानी वो भी एक्टिव हुए, और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है उनको चीफ जस्टिस के तौर पर बहाल कर दिया गया, और एक अरेंजमेंट तय किया गया था। अब ये बातें काफ़ी हद तक पब्लिक में आ चुकी हैं, कई बातें जो पब्लिक में नहीं आई थी। अरेंजमेंट क्या तय किया कि जो न्यूट्रल एम्पायर है वो जो बहुत सारे अफेयर्स का, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम ना PMLN ने असर्ट किया था और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असर्ट किया था। ये जो राजा ज़फ़रुल्लाह साहब की मिसाल दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो सेनेट में कायदे ईवान थे और एक कमेटी के सरबराह थे। क्या पार्लियामेंट में उस वक्त कानून साजी की गई थी? आंसर इज़ नो।
क्या पार्लियामेंट उठ खड़ी हुई थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के? आंसर इज नो। और क्यों नहीं खड़ी हो रही थी? कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब क्या करते थे कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस थे, वो निकाल लेते थे, कोई अखबार में पहले अपने मनपसंद की कोई खबरें छपवाया करते थे या बाज़ लोग खबरें शाया करते थे और उनके ऊपर आज खुद नोटिस लेकर हुकूमत को आके आड़े हाथों लेते थे। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनके साथ पूरी हैंड इन ग्लव थी। तो पार्लियामेंट ने तो उस वक्त जिसे कहते हैं ना असर्ट ही नहीं किया। अब यहाँ पर आप आ जाएं कि उस वक्त 2008 के इंतखाबात जो हुए थे वो हुए थे इस सूरत हाल में कि एक मुल्क के ऊपर एक डिक्टेटरशिप का साया था। अभी जो इंतखाबात आखिरी 2 इंतखाबात हुए हैं, ये तो आखिरी 2 इंतखाबात तो मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा हैं और मुतनाज़ा मैंडेट के साथ ये हुकूमतें और पार्लियामेंट्स वजूद में आई हुई हैं जिनको चैलेंज कौन कर रहा है? अगेन अदलिया कोई फरिश्ता नहीं है, बिल्कुल कोई फरिश्ता नहीं है, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन रेजिस्ट कौन कर रहा है इनको? आप ना माने, आप पहले कहते थे जी अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं, अब भाई अदलिया के एक जज ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, 6 जजेस ने कह दिया, एक हाई कोर्ट ने कहा, दूसरी हाई कोर्ट ने कहा। आपने पूरा एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, हमारे लोगों को बिठाया जाता है, बताया जाता है और वो आके वही नैरेटिव लेते हैं या उस आर्ग्यूमेंट को ले लेते हैं। आपने बस मंजर बयान किया तो हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं, बस मुझे इस डिबेट को कंक्लूड करने दे। ऑल्दो आप हवाले सही दे रहे हैं एजाज, लेकिन थोड़ी सी डाइग्रेस कर गई हमारी डिस्कशन। वापस फ़खर के पास लेके आऊँगी। फ़खर, छोटा सा सवाल, जैसे अगर आपकी हम 2 मिनट के लिए वजाहत या आपकी दलाइल मान भी लें तो ये बताएं कि इससे हुकूमत को इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स हासिल क्या होगा? ज़्यादा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये फ़ायदा और नुकसान के लिए जो चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हैं हुकूमत को हमेशा वही करना चाहिए। ये एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब भी हुकूमत में आती हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, हमेशा हर हुकूमत, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुकूमतें अपने हक़ में कानून साजी और आइन साजी करती हैं। जो उनके मंशूर के मुताबिक चीज़ें होती हैं उसके थ्रू, बाकी जो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमेशा हुकूमतें करती रहती हैं जो कानून साजियाँ हैं अपनी उसके मुताबिक। तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत सिर्फ यही देख के कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए है। अगर कोई चीज़ वाकई कोई बैकलॉग देखें, केसेस हैं 20-20 सालों से भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अगर ये हुकूमत इसमें एक कानून साजी कर रही है कि पहले वो केसेस सुने जाएं जो पहले जो पुराने पड़े हैं, बजाय इसके कि आप कल रात को एक फरमाइशी पटिशन दायर करवाएं और सुबह उसको सुनना शुरू कर दें और हफ्तों उस पर लग जाएं और जो आम साइलिन है वो इस तरह वो रुलते रहें। तो ये हुकूमतें हमेशा करती हैं कानून साजी, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई हर्ज है। बाकी मेलफ आईडी के हवाले से वो जब कोई इसके ऊपर कोई सामने आती है, कोई चीज़ जाहिर होती है, तो फिर उसके ऊपर हमेशा से हम बात भी करते हैं, उसको पॉइंट आउट और हाईलाइट भी करते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप शुरू में ही कि कोई कानून साजी शुरू हो और उसके ऊपर आप क्वेश्चन रेज करना शुरू। अभी तक आपको कोई मेलफ आईडी इंटेंट नहीं नजर आ रही इसमें? सिर्फ इसमें जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मैं समझता हूं कि मेलफ आईडी की बजाय ये है कि शायद ये हुकूमत चाहती है कि कोई, जिस तरह बेनज़ीर ने भी पॉइंट आउट किया कि 2-3 ऐसे केसेस हैं, शायद हुकूमत ये चाहती है कि उनको जल्दी से वो किया जाए, सुना जाए। ख़ासतौर के ऊपर जो 63(1)A वाला जो था एक केस या 2 केसेस जो बेनज़ीर ने हाईलाइट किए, शायद उसके हवाले से हुकूमत चाह रही हो कि ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जज साहब एक छुट्टी पर हैं तो वो ये ना हो कि वो पेंडिंग रहे इस तरह के मामला, तो उस सूरत में वो हो सकता है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मेलफ आईडी, बाकी खासतौर के ऊपर जो बाकी 3 शिकें जिसका मैंने पहले शुरू में जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मज़हर अब्बास साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। देखिए अलीना, अभी फखर और एजाज ये सारे लोग अभी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था गुफ्तगू। देखिए, और कभी भी कोई तरमीम, आईनी तरमीम अगर आप ऑर्डिनेंस के जरिए ला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट से आपको वो मंजूरी में दुश्वारी पेश आ रही है। उसके क्या माने होते हैं? उसके माने ये होते हैं कि पार्लियामेंट का एतमाद नहीं है इस चीज पर, पार्लियामेंट में इस पर कंसेंसस नहीं है। तो एक ऐसी तरमीम आप क्यों लाना चाह रहे हैं जिससे, क्योंकि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की जाती है, जमहूरी रवायात की बात की जाती है। तो अगर जमहूरी रवायात में पार्लियामेंट ऑन बोर्ड नहीं है, पार्लियामेंट उसे मंजूर करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी तरमीम क्यों ला रहे हैं? दूसरी, अभी फकर बात कर रहे थे कि 18-18, 20-20 साल केसेस पड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहां पड़े रहते हैं? सेशन कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, उनके लिए कुछ किया गया? इस तरमीम में वो कहां है? हाई कोर्ट में केसेस 15-15 साल पड़े रहते हैं। डैनियल पाल का केस 20 साल पड़ा रहा,
वो किधर है? क्या आपने हाई कोर्ट के लिए प्रोसीजर बनाया? क्या आपने सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट के लिए प्रोसीजर बनाया? अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ बना रहे, इसका मतलब है बदनीयती है, इसका मतलब है आपको अपने इक़्तिदार खतरे में नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यूनानिमस नहीं हो रही बात, आपके अपने इत्तेहादी ऑन बोर्ड उस तरह नहीं है। आप गए मौलाना फजलुर रहमान के पास, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। सही है सर। तो जब पार्टियां मुस्तरद कर रही हैं तो इसको डिले कर दें, ऑर्डिनेंस के जरिए लाने के बजाय थोड़ा और कंसेंसस बनाएं, गुफ्तगू का आगाज करें, फिर लेकर आए ताकि वो पायदार तरमीम हो। जी सर, ठीक है।